नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, महावीर जैन ने अंतिम सांस कहाँ ली थी? जी हाँ, महावीर जैन ने अंतिम सांस कहाँ ली थी? तो पावापुरी में महावीर स्वामी ने अंतिम सांस लिए थे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें महावीर स्वामी जी का, तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न है, कोलंबो से अल्मोड़ा का व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? जी हाँ, कोलंबो से अल्मोड़ा का व्याख्यान जो है निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न है, 40 वर्षों तक भारत पर शासन करने वाले महान सम्राट अशोक की राजधानी को उस समय किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ, 40 वर्षों तक भारत पर शासन करने वाले महान सम्राट अशोक की राजधानी को उस समय किस नाम से जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें अशोक का, तो मौर्य वंश के तीसरे राजा थे अशोक। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का 5 नंबर प्रश्न है, ग्रैंड मास्टर शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, ग्रैंड मास्टर शब्द जो है निम्नलिखित में से कौन सा खेल से संबंधित है? तो शतरंज खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 2 खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है शतरंज, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का दूसरे प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न है, फिल्म निर्माण के लिए हॉलीवुड की ओर रुख करने वाले भारतीय टेनिस खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? जी हाँ, फिल्म निर्माण के लिए हॉलीवुड की ओर रुख करने वाले भारतीय टेनिस खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? तो अशोक अमृत राज यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? जी हाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो सिंधु और झेलम के बीच स्थित था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और तक्षशिला एक प्राचीन शहर था जो अब उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में है, ये भी आप याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को अपनाया था? जी हाँ, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को अपनाया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें ध्वज की लंबाई और ऊंचाई के अनुपात का, तो 3:2 है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? जी हाँ, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो पुलिन दास ने ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कब? तो 1905 में। चलिए देख लेते हैं आज का 10 नंबर प्रश्न को। तो आज का 10 नंबर प्रश्न है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जी हाँ, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है श्री कुमार बनर्जी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना का, तो 1 मार्च 1948 को गठन किया गया था परमाणु ऊर्जा आयोग का, ये भी आप याद रखिएगा।
बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? जी हाँ, मध्य प्रदेश जो है निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, इसलिए इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं आज का दूसरे प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ब्राजील से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। वहीं बात करें मैक्सिको, म्यांमार और भारत से, ये तीनों देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन ब्राजील से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बात करें आज का 13 नंबर प्रश्न का, तो विषु निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जी हाँ, विषु जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है विषु। और बात करें तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। और बात करें असम का, तो असम में बिहू मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, 1857 में बिहार में विद्रोह किसने आरंभ किया था? जी, 1857 में बिहार में विद्रोह निम्नलिखित में से किसने आरंभ किया था? तो कुंवर सिंह ने 1857 में बिहार में विद्रोह आरंभ किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें अधिक जानकारी की, तो विद्रोह के मुख्य केंद्र और इन केंद्रों पर विद्रोह का नेतृत्व करने वाले शासक निम्न थे। जैसे कि बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किए थे? तो कुंवर सिंह। और बात करें झांसी का, तो रानी लक्ष्मीबाई। वहीं बात करें कानपुर में, तो नाना साहब ने कानपुर में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किए थे। और बात करें लखनऊ का, तो बेगम हजरत महल ने। वहीं बात करें ग्वालियर का, तो तात्या टोपे ने। और बात करें दिल्ली का, तो बहादुर शाह द्वितीय ने। और बात करें बरेली में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किए? तो खान बहादुर खान ने। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते, नहीं तो आपको फ्री में पीडीएफ दिए जाते, उसमें आपको मेंशन किया हुआ रहता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस सिद्धांत पर आधारित थी? जी, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो नागरिक अधिकार पर आधारित थी अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो अमेरिकी क्रांति 1775 और 1783 के बीच हुई थी। तो ये भी आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? जी हाँ, वो कौन सा राज्य है जहाँ द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में द्विसदनीय विधायिका है, ये आप याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा बिहार का राज्य वृक्ष है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है बिहार का राज्य वृक्ष है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा। तो पीपल जो है बिहार का राज्य वृक्ष है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है अनमोल रतन किसे माना जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय उद्यान यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रतन निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो बारहसिंगा को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रतन माना जाता है। वहीं बात करें अधिक जानकारी की, तो बारहसिंगा और बंगाल टाइगर को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रतन माना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, कोपर टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, कोपर टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर या जीवित संत के नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सा मुगल सम्राट है जिसे जिंदा पीर या जीवित संत के नाम से भी जाना जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर या जीवित संत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें आज का 21 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस कीट में ल्यूसिफरिन नामक वर्णक होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कीट है जिसमें ल्यूसिफरिन नामक वर्णक होता है?
तो जुगनू में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जुगनू जो है क्या है, तो जुगनू कीट है। ये भी आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात करिए 22 नंबर प्रश्न का, तो पौधों का कौन सा घटक जो है पुष्पन के लिए उद्दीपन प्राप्त करता है। जी हाँ, पौधों का कौन सा घटक पुष्पन के लिए यानी पुष्प के लिए उद्दीपन प्राप्त करता है। तो पत्तियां जो है पौधे के पुष्पन के लिए उद्दीपन प्राप्त करता है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वही बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो जंग लगने से लोहे की एक कील के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। आई होप कि आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर याद होगा। आप पढ़ करके भी बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। तो जंग लगने से लोहे की एक कील के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर 24 नंबर प्रश्न का, तो ट्यूमर यानी अर्बुद के अध्ययन से संबंधित विज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑन्कोलॉजी जो है ट्यूमर अध्ययन से संबंधित विज्ञान यानी ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात करें ऑप्शन ए का, तो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है लेकिन शोषण प्रक्रिया होती है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है लेकिन शोषण प्रक्रिया होती है। तो जल यवाल में शोषण प्रक्रिया होती है लेकिन रक्त नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही बात करें आज का 26 नंबर प्रश्न का, तो फोटोमीटर का उपयोग डैश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, फोटोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता निर्धारित करने के लिए फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। जी हाँ, मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इनमें से सभी जो है मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत है अर्धभूमि, समुद्र और हाइड्रेटस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न को, तो पौधे डैश से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जी हाँ, पौधे जो है निम्नलिखित में से किन से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं पौधे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही बात करी 29 नंबर प्रश्न का, तो विश्व स्तनपान सप्ताह किस महीने से 1 से 7 तारीख तक मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व स्तनपान सप्ताह जो है किस महीने के 1 से 7 तारीख तक मनाया जाता है। तो अगस्त महीने के 1 से 7 तारीख तक विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो भारत में रमन शोध केंद्र जो है कहाँ स्थित है। जी हाँ, भारत में रमन शोध केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो बेंगलोर में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें इसी स्थापना का, तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए देख लेते हैं आज का 31 नंबर प्रश्न को, तो कौन सा ऑक्साइड धातु को गर्म करने पर परिवर्तन नहीं होगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जिसे गर्म करने पर परिवर्तन नहीं होगा। तो ZnO को गर्म करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो समूह 18 के तत्व जो है डैश है। जी हाँ, समूह 18 के तत्व निम्नलिखित में से कौन से है। तो उत्कृष्ट गैस जो है समूह 18 यानी ग्रुप 18 के तत्व है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच का उपयोग खिड़की के शीशे और पेय बोतल बनाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, बहुत ही इजी प्रश्न है, आप इसका जवाब जरूर याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच का उपयोग खिड़की के शीशे और पेय बोतलें बनाने के लिए किया जाता है। तो सोडा कांच का उपयोग किया जाता है खिड़की के शीशे और पेय बोतलें बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे सॉफ्ट कांच के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप नाम याद रखिएगा कि सोडा कांच को ही सॉफ्ट कांच के नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
35 नंबर प्रश्न का, तो हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जी हाँ, हल्दी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो तना से प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और आलू, अदरक, लहसुन और प्याज भी पौधे के तना से प्राप्त होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज के क्लास के वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें, और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।